जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली का और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी स्टडीज का बहुत खूबसूरत तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। मैं प्रिंस कुमार आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रोशन स्टडी पॉइंट। और यहाँ पर आपकी तैयारी होती है बिल्कुल कंप्लीट। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। ये वीडियो बिल्कुल अलग है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने अब तक जितनी तैयारी करी है वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग के एग्जाम में आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो हम लोग इसके अंदर क्या बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे क्लास 11 समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोग का 2025-26 का मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है दोस्तों। 9 तारीख को आपका एग्जाम है। उस एग्जाम में के लिए ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये बहुत ही आप लोग के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने उन क्वेश्चंस को ऐड किया है जो आप लोगों के पेपर में पिछले 2 साल से 3 साल से पूछे गए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और हम लोग समझेंगे कि भाई किस तरीके के सवाल जो है आप लोगों से मिड टर्म के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। तो एक तरह से रिवीजन की वीडियो भी है और एक तरह से ये उस तरह की भी वीडियो है कि जिससे कि आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन जो है आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिना किसी देरी के आप लोग को वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका सवाल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों का जो है पेपर के लिहाज से है। पहला सवाल जो आप लोगों से पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा दोस्तों? पहला सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये पहले चैप्टर से ही है। तो सवाल है आप लोगों से कि भाई पशु समाज और मानव समाज में अंतर बताइए। तो देखिए, ये सवाल आप लोगों से 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा। हो सकता है कि आप लोगों से 2 नंबर के लिए भी पूछा जाए, लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चाहे 4 में है चाहे 2 में है, आएगा जरूर। तो आप लोग को देखिए ध्यान से, पशु समाज और मानव समाज, ये ऐसा सवाल है ना कि बच्चा खुद से भी इसका आंसर दे सकता है। ठीक है, आप खुद से भी अगर लिखना चाहो ना, इस तरह से आप लोग पार्टीशन बना देना। एक तरफ लिखना भाई मानव समाज, ह्यूमन सोसाइटी, एंड सेकंड तरफ लिखना पशु समाज, एनिमल सोसाइटी। ठीक है, ये प्रॉपर तरीका है। अगर आप लोगों से कोई भी अंतर वाला सवाल पूछा जाता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग जो है इस तरह से पार्टीशन कीजिए। यहाँ पर जो पहला चीज दे रखा उसको लिखिए, फिर यहाँ पर जो है सेकंड चीज दे रखा उसको लिखिए, फिर पॉइंट वाइज आप लिखिए। आप लोग को पूरे नंबर डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं मानव समाज और पशु समाज में। सबसे पहले समझेंगे मानव समाज के बारे में। तो मानव समाज की विशेषताएं क्या होती है? बोलने, सोचने, समझने की शक्ति होती है। ये तो हम सबको पता है भाई। ह्यूमंस के अंदर हम लोग जानवरों से किस प्रकार से अलग हैं कि भाई हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, और बोल सकते हैं। उसी तरीके से पशु समाज बोलने, सोचने, समझने की शक्ति नहीं होती है। अब आप लोगों में से कई सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर जी, जानवर भी तो बोलते हैं, लेकिन वो उनकी बोलने की जो शक्ति होती है वो उतनी विकसित नहीं होती जितनी हमारी विकसित होती है। हमारी पूर्ण रूप से विकसित होती है। ठीक है, वो सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। बंदरों के लिहाज में अगर देखा जाए तो बंदर जो है एक तरह से काफी बाकी जानवरों से काफी सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि उनके अंदर इंसानों के मुकाबले जो है शक्तियां होती हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगली विशेषता है अपनी एक संस्कृति होती है। मानव समाज की हमारी जो होती है अपनी एक संस्कृति होती है, हमारा एक कल्चर होता है दोस्तों। ठीक है, स्वयं को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। हमारे पास एक लैंग्वेज है दोस्तों, वो चाहे हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे फारसी हो, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज हो, एक्स वाई जेड, हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अपने फीलिंग्स को दूसरे वाले के सामने एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन जानवरों के पास ना तो इनके पास संस्कृति होती है, और स्वयं को व्यक्त करने के लिए, स्वयं को एक्सप्रेस करने के लिए इनके पास कोई लैंग्वेज नहीं होती है। ठीक है, और जानवर किसमें जीता है वर्तमान में? जानवर का काम है बस शिकार मिला, खाया, उसके बाद छुट्टी। ठीक है, ना तो उसको स्कूल जाना है, ना तो उसको काम धंधा करना है, तो उसको पैसे कमाने हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर इंसानों के साथ क्या होता है? भविष्य की चिंता, फ्यूचर प्लानिंग, कि भाई कितना कमाएंगे, शादी ब्याह होगा, किस तरह से खर्चे होंगे, माता पिता को किस तरह से देखेंगे। उसके बाद में उसके लिए योजना बनाता है, उसके लिए प्लानिंग करता है। तो आप लोग ध्यान से इस सवाल को देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। ये सवाल जो है आप लोग के एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाने वाला है। ठीक है, मानव समाज और पशु समाज में याद रखना, कभी भी अगर अंतर वाला कोई सवाल आए तो आप लोग को कैसे करना है, बीच में एक पार्टीशन लाइन ड्रॉ करो। एक साइड
जो मानव समाज लिखो और एक साइड पशु समाज, और पॉइंट वाइज 1 बाय 1 करके जो है विशेषताएं लिखना शुरू करो। ये प्रॉपर तरीका होता है सवाल का उत्तर देने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ये भी जो है बहुत ही जबरदस्त सवाल है आप लोग के एग्जाम के नजरिए से। तो सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों? सवाल आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई आप लोग बताइए कि पूंजीवाद किसे कहते हैं। आप लोगों से यहां पर पूछा जा रहा है कि भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भाई पूंजीवाद किसे कहते हैं। पूंजीवाद को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कैपिटलिज्म। ठीक है, शब्द को तोड़ने का प्रयास करो। पूंजी का मतलब पैसा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल। और पूंजीवाद यानी कि कहीं ना कहीं बात पैसे की हो रही है, धनवान की बात हो रही है, यानी उस वर्ग की बात हो रही है जिसके पास खूब सारा पैसा है, खूब सारा रिसोर्सेज है उसके पास। तो देखिए पूंजीवाद किसे कहते हैं। पूंजीवाद इंग्लिश में कैपिटलिज्म एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन क्या प्रोड्यूस करना है। ठीक है, जैसे कि उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं जिसकी सहायता से हम किसी भी चीज का उत्पादन करते हैं, जिसके अंदर आता है भूमि, उद्योग, मशीनें, कारखाने, व्यापार आदि। ये तमाम वो कारक हैं जिनकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। अगर आपको एक्स वाई जेड किसी भी चीज की फैक्ट्री लगानी है तो आपके आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? आपके पास होना चाहिए भूमि, उसी जमीन पे तो फैक्ट्री लगाओगे ना। उसके बाद में आपके पास एक इंडस्ट्री होनी चाहिए, उसके बाद में मशीन ही होनी चाहिए। अगर आपको गेहूं से बनाना है तो आपके पास मशीन ही होनी चाहिए ना। उसके बाद में आपके पास क्या होने चाहिए? कारखाने होने चाहिए, फिर आप उसका आयात निर्यात करोगे। तो उत्पादन के साधन व्यक्तियों या कंपनियों के पास होते हैं। यानी कि यहाँ पर जितने भी संसाधन होते हैं सब किसके पास हैं? एक एक व्यक्ति के पास होते हैं या तो एक कंपनी के पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग समझने का प्रयास करो। अंबानी जी हैं, अडानी जी हैं, टाटा जी हैं, इन सब के पास क्या है? बहुत सारा पैसा है। ठीक है, इनकी अपनी अपनी कंपनियां हैं, उस कंपनियों के अंदर ये लोग प्रोडक्शन करते हैं। तो इसी तरीके से आप समझो कैपिटलिज्म क्या होता है? जिसके पास भूमि, उद्योग, मशीनें, कारखाने, व्यापार, तमाम साधन होते हैं। अगला, उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या कमाना होता है? क्या सामाजिक कल्याण करना होता है? ना जी ना। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे ना कैसे करके प्रॉफिट जनरेट करें। तो प्रॉफिट जनरेट करके क्या समाज में बांट देंगे? क्यों बांटेंगे समाज में? अपनी फैमिली के लिए रखेंगे, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए रखेंगे। ठीक है, तो कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है कि भाई सारे साधन इनके पास है, उत्पादन का मुख्य उद्देश्य भी प्रॉफिट जनरेट करना। ठीक है, और वस्तुओं और सेवाओं के दाम, मांग और आपूर्ति पर आधारित होते हैं। ठीक है, सरकार की भूमिका बहुत कम होती है, केवल कानून और व्यवस्था। कैपिटलिज्म के अंदर फॉर एग्जांपल अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, वहां पर केवल बिजनेस चलता है। ठीक है, तो वहां पर सरकार बहुत कम हस्तक्षेप करती है। वहां पर सारे डिसीजन वगैरह जो होते हैं वो बिजनेसमैन के हितों में ही लिए जाते हैं। लेकिन भारत ऐसा देश नहीं है। भारत के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था भी है, समाजवादी व्यवस्था भी है। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है? उत्पादन के सारे साधन एक व्यक्ति के पास होते हैं या एक तो कंपनी के पास होंगे। सेकंड चीज, उत्पादन का मुख्य उद्देश्य केवल प्रॉफिट को मैक्सिमम करने से होता है। यानी कि जितना ज्यादा हम प्रॉफिट को मैक्सिमम करेंगे ना, वही उनका ऑब्जेक्टिव होता है। सरकार की भूमिका बहुत कम होती है, सारी भूमिका जो होती है कंपनी की होती है। तो इसको क्या बोलते हैं? कैपिटलिज्म बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग लिख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है। बात समझ में आई? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का जो है ये सवाल भी क्लियर हो गया होगा कि भाई पूंजीवाद किसे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है दोस्तों? ये आप लोगों से क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड बात कर रहा है दोस्तों, मनुष्य को सामाजिक प्राणी क्यों कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों से ये है कि भाई इंसान को जो है सोशल एनिमल क्यों कहा जाता है। ठीक है, इस सवाल पे मुझे ऐसा मेरा इंसाइट कह रहा है कि इससे आप लोग के एग्जाम के अंदर सवाल बनेगा इसी पे। तो देखिए ध्यान से कि भाई मनुष्य को जो है सामाजिक प्राणी क्यों कहा जाता है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने एक बात बोली थी कि भाई मनुष्य जो होता है ना स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। एक क्या है दोस्तों? सोशल एनिमल है। ठीक है, तो भाई उसको सामाजिक प्राणी क्यों कहा जाता है, यानी सोशल एनिमल क्यों कहा जाता है इंसान को? तो आइए समझते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट, साथ की जरूरत।
इंसान को किसकी जरूरत पड़ती है? साथ की, कंपेनियनशिप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब ये कंपेनियनशिप क्या होता है? मनुष्य को स्नेह चाहिए दोस्तों, प्यार चाहिए, दुलार चाहिए, ठीक है? सहयोग चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, किसी का साथ चाहिए और सहारा चाहिए दोस्तों। यानी कि मनुष्य को जो है प्रेम चाहिए, किसी का साथ चाहिए, ठीक है? उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, मनुष्य अकेला नहीं रह सकता है। अगली चीज, भाषा और संचार, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। मनुष्य विचारों और भावनाओं को क्या करता है? साझा करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। मनुष्य की खास बात यह है कि भैया चुपचाप नहीं रह सकता है, कोई ना कोई उसके सामने बोलने बतियाने वाला चाहिए, जिससे अपने दिल की फीलिंग्स वो बता सके, सामने वाले की सुन सके। ठीक है, उसके बाद में आपसी निर्भरता, म्यूचुअल डिपेंडेंस। भोजन के लिए हम किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जैसे छात्र लोग जो होते हैं, जैसे हम लोग जिस उम्र के अंदर है, तो हम अपने माता पिता पे डिपेंडेंट, क्योंकि हमें खुद से खाना बनाने तो आता नहीं है। कहीं न कहीं हमारी जो सिस्टर्स हैं, हमारी मम्मियाँ हैं, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो हमें खाना बना के देती हैं। कपड़ों के लिए भी खुद को धोने तो आता नहीं होगा। आवास के लिए भी, सुरक्षा के लिए भी मनुष्य एक दूसरे पे क्या है दोस्तों? निर्भर है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ये खास बात है इंसान की, इसलिए इंसान को क्या बोला जाता है? सोशल एनिमल बोला जाता है। उसके बाद में सीखना और संस्कृति। समाज से ही मनुष्य शिक्षा, मूल्य, परंपरा और संस्कृति सीखता है। तो ये भी क्या है? खास बात है किसकी? ह्यूमन की, इंसान की, कि भाई इंसान चीजों को सीखता है, संस्कृति को सीखता है, संस्कृति को बनाता है। ठीक है, तो ये तमाम विशेषताएं जो साबित करते हैं कि भाई मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। तो ये तमाम विशेषता आप लोग को ध्यान होनी चाहिए, पेपरों के अंदर आप लोगों से जो है पूछी जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। पहली विशेषता, पहले तो ये याद रखिएगा कि भाई ये लाइन बोली किसने थी? मनुष्य एक स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने बोला था? यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने बोला था। हो सकता है कि आप लोगों से 1 नंबर के रूप में भी ये सवाल पूछ ले कि भाई किसने बोला था कि भाई अरस्तु जो ह्यूमन जो है एक सोशल एनिमल है। तो आप लोग को जो है अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों? तो याद रखिएगा। फिर भाषा और संचार, आपसी निर्भरता, सीखना और संस्कृति, ये तमाम चीजें भी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों? अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों से बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, जाति और वर्ग में क्या अंतर है? ठीक है भाई, कास्ट एंड क्लास के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं दोस्तों। तो फिर देखो, मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी अगर अंतर वाला सवाल पूछे तो पहले तो करो पार्टीशन। ठीक है, क्या करना है? पार्टीशन। उसके बाद में एक तरफ लिखना है जाति को, एक तरफ लिखना है वर्ग को। अब वन बाय वन करके दोनों की विशेषता हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं जाति की विशेषता। जाति जो होती है जन्म आधारित होती है। बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद वो कौन से खानदान के अंदर पैदा होता है, उस आधार पर उसका जाति जो है बचपन से डिसाइड कर दिया जाता है। जब तक वो जिंदा, जब तक वो मरता है, तब तक उसकी जाति जो है उसके किसी कोई भी फॉर्म भरता है, कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म भरता है, तो वहां पर उसकी एक कास्ट का कैटेगरी होता है, तो उसके अंदर वो अपना कास्ट भरता है दोस्तों। यानी कि जाति जो होती है वो जन्म आधारित होती है। सेकेंड चीज, वर्ग, क्लास। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? क्लास। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्लास। सामाजिक प्रसिद्धि पर आधारित होता है। प्रसिद्धि का मतलब होता है स्टेटस। क्लास दोस्तों ये आपकी सोसाइटी का स्टेटस कैसा, उस पर डिपेंड करता है। उदाहरण के तौर पर हमारी सोसाइटी के अंदर मान लीजिए कि कोई अपर क्लास का है। क्या है दोस्तों? अपर क्लास का है। अपर क्लास का मतलब क्या होता है? अपर क्लास का मतलब बहुत ज्यादा रिच, सुपर रिच। एक होता है मिडिल क्लास। क्या होता है दोस्तों? एक होता है मिडिल क्लास। क्या होता है दोस्तों? एक होता है आपका मिडिल क्लास, और तीसरा होता है आपका लोअर क्लास। क्या होता है? लोअर क्लास। अपर क्लास वाले के पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, पैसा बहुत है। क्या है दोस्तों? पैसा बहुत ज्यादा है। मिडिल क्लास वाले के पास जो है एवरेज मनी है। क्या है दोस्तों? एवरेज। क्या है दोस्तों? एवरेज। लोअर क्लास के पास पैसा है ही नहीं। क्या नहीं है दोस्तों? पैसा नहीं है। तो कहने का क्या मतलब है कि भाई जो क्लास होता है, जो वर्ग होता है, वो आपके सोशल स्टेटस पे डिपेंडेंट करता है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आप अपर क्लास के अंदर है। अगर आपके पास ठीक ठाक पैसा है तो आप मिडिल क्लास के अंदर है। अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो आप लोअर क्लास के अंदर। ठीक है, तो इसी हिसाब से जो क्लास होता है वो बदलता रहता है। जरूरी नहीं है कि एक इंसान जिस क्लास के अंदर पैदा हुआ वो जिंदगी भर उसी क्लास के अंदर रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने अपने आसपास कई सारे लोगों को देखा होगा जो पैदा तो बहुत गरीब घर के अंदर हुए, लेकिन एक वक्त तक आते आते उन्होंने खूब सारा पैसा कमाया और उन्होंने अपना क्लास, अपना स्टेटस ही बदल दिया सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है कि वो जो क्लास है ना, वो आपकी बदलती रहती है।
लेकिन जाति जो है वो बदलती नहीं है। आप एक बार जिस कास्ट के अंदर पैदा होगे, मरते दम तक आप उसी कास्ट के अंग रहेंगे। तो जाति एक क्या है? बंद समूह है, ठीक है? और वर्ग एक क्या है? खुली व्यवस्था है। याद रखिएगा। इसके अंदर विवाह, खान-पान आदि के कठोर नियम होते हैं। कास्ट के अंदर कठोर नियम होते हैं। आप जिस कास्ट से बिलॉन्ग करते हो उनके अपने रिचुअल्स वगैरह, उनके अपने ट्रेडिशंस, उनकी अपनी परंपराएँ वगैरह होती हैं। जाति व्यवस्था स्थिर संगठन है, स्टेबल है। एक बार आप जिस पे पैदा होगे, मरते दम तक उसी के अंदर रहोगे। उसी के उसके देखिए फिर क्लास वर्ग में कठोरता नहीं है, ठीक है? चेंज होता रहता है, कभी आप अपर क्लास में, कभी मिडल क्लास में, कभी लोअर क्लास में। फिर लोअर वाला मिडल में आ सकता है, अपर में आ सकता है। तो इस तरह से जो है चेंज होते रहते हैं। वर्ग व्यवस्था जाति व्यवस्था के मुकाबले कम स्थिर है, कम स्टेबल है ये, बदल सकती है, ठीक है? और आखिरी जो कास्टिज्म जो कास्ट होता है, ये प्रजातंत्र व राष्ट्रवाद के प्रतिकूल है। और ये क्लास जो होता है प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद में बाधक नहीं है। जबकि ये क्या है दोस्तों? बाधक है। क्या है दोस्तों? बाधक। आप लोगों को पता होगा कि भाई किस तरह से भारत के अंदर जो जाति व्यवस्था है वो समाज को खोखला करती जा रही है। लोगों के बीच में जो भाईचारा है, जो प्रेम है, उसको क्या कर रही है दोस्तों? खोखला कर रही है। कौन? जाति व्यवस्था। ठीक है? तो जाति व्यवस्था इतनी अच्छी चीज नहीं है। हम लोगों को जो है जाति व्यवस्था का आलोचना करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये है आप लोगों का जाति और वर्ग में क्या अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप लोग जो है इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। ये एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई बताइए प्रदत्त और अर्जित स्थिति में क्या अंतर होता है। ठीक है? प्रदत्त का मतलब होता है गिवन। क्या होता है दोस्तों? गिवन। ठीक है? और अर्जित का मतलब होता है अर्न, जो आप लोगों ने मेहनत से कमाई है। और स्थिति का मतलब होता है स्टेटस। क्या होता है दोस्तों? स्टेटस। तो कुछ लोगों को जो स्टेटस होता है वो खानदानी मिला होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अंबानी का परिवार है, तो जो आकाश अंबानी है या अनंत अंबानी है, इन सबको जो वो स्टेटस, वो जो पैसा है, वो धीरूभाई अंबानी ने मरने के बाद इनको सौंपा था, तो इनको प्राप्त हुआ। और एक होता है अर्जित। अर्जित का मतलब होता है जिसने खुद के दम पर कमाया हो, जिसने खुद की मेहनत पे कमाया हो, उसको क्या बोलते हैं? अर्जित। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अक्षय कुमार। अक्षय कुमार के पिताजी बहुत बड़े सुपरस्टार या हीरो वगैरह नहीं थे, सिंपल आर्मी से रिटायर्ड थे। लेकिन अक्षय कुमार ने आज जो अपना जो इन्होंने इतना अपना स्टेटस बनाया है, वो मेहनत करके बनाया है, उन्होंने अर्जित किया है। उनको प्राप्त नहीं हुआ था, उन्होंने मेहनत करके बनाया। ठीक है? तो ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि भाई प्रदत्त और अर्जित स्थिति में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रदत्त यानी एस्क्राइब्ड स्टेटस। ठीक है? तो ये आपको कैसे प्राप्त होता है? जन्म के आधार पर, परिवार के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर आपको प्राप्त होता है, आपको दिया जाता है। और वहीं पर अर्जित में क्या होता है कि भाई आप अपनी शिक्षा के दम पर, मान लीजिए कि कोई गरीब घर का बच्चा है, वो खूब पढ़ लिख करके क्या बन जाता है? आईएएस बन जाता है। तो जैसे ही वो आईएएस बना ना, उसकी 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी सुधर जाती है। तो उसने अपनी स्थिति को कैसे इंप्रूव किया? शिक्षा से। कैसे इंप्रूव किया? शिक्षा से। शिक्षा से आईएएस बना या कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब ले ली, जिससे उसका परिवार स्टेबल हो गया। सेकंड चीज मेहनत। मेहनत तो करी होगी उसने। उसके बाद में योग्यता, उसके अंदर वो पोटेंशियल हुआ होगा। और प्रयास। तो अर्जित के अंदर आपको शिक्षा, मेहनत, योग्यता, प्रयास के आधार पर जो है आप स्टेटस को प्राप्त करते हैं। दूसरी तरफ जो प्रदत्त होती है यह स्थायी होती है, बदली नहीं जा सकती है। लेकिन वहीं पर जो आपकी अर्जित होती है, ये बदल सकती है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको मिलेगी, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है? व्यक्ति के प्रयास पर निर्भर करता है। मैंने क्या बोला कि व्यक्ति के प्रयास पर निर्भर करता है। अगर आप प्रयास करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप प्रयास नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? जन्म से तय होती है। और ये किससे तय होती है दोस्तों? ये आपकी तय होती है, मेहनत से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? मेहनत से प्राप्त होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। उदाहरण के तौर पर आप लोग देख सकते हैं, डॉक्टर। डॉक्टर कैसे बन गया होगा? जरूर मान लो किसी के पिताजी डॉक्टर हैं, तो क्या उसका बेटा भी डॉक्टर बन जाएगा? नहीं। अगर उसके बेटे को डॉक्टर बनना है तो उसको नीट का पेपर क्रैक करना पड़ेगा, एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी। खिलाड़ी। खिलाड़ी के लिए भी आपको योग्यता होनी चाहिए, आपको मेहनत करना पड़ेगा, नेता के लिए भी और शिक्षक के लिए भी। ये सब क्या है? ये सब अर्जित है। ये क्या है दोस्तों? ये है आपकी अर्जित। अर्जित
स्टेटस है ये। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर के आपको ये तमाम चीजें क्या आएंगी, प्राप्त होंगी। ठीक है, तो ये था आपका अर्जित और प्रदत्त में क्या अंतर होता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आप लोगों से जो पूछा जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये भी जो है बहुत वेरी, ये जो है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल और उसके प्रकार क्या है। यानी कि सामाजिक नियंत्रण क्या होता है और उसके प्रकार बताइए। सामाजिक नियंत्रण क्या होता है, मैंने आप लोग को बता रखा है, जब मैंने आप लोग को चैप्टर पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने आप लोग को समझाया था। सामाजिक नियंत्रण का मतलब होता है कि भाई वो कौन कौन से तंत्र हैं जिनके जिनकी सहायता से समाज को कंट्रोल किया जाता है, समाज को जो है अवनति से बचाया जाता है और उन्नति की तरफ ले जाया जाता है, समाज को असभ्य होने से बचाया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी दो नियंत्रण, अब दो प्रकार से नियंत्रण होता है। एक होता है आपका औपचारिक सामाजिक नियंत्रण, फॉर्मल। एक होता है आपका अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, जिसको बोलते हैं इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के बारे में। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के बारे में सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण, इसकी परिभाषा क्या है। यह लिखित नियमों, कानूनों और आधिकारिक संस्थाओं के माध्यम से समाज के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करती है। यानी कि जो अनौपचारिक, सॉरी, जो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण है, इसको कानून के अंदर इसका वर्णन किया गया है। कानून की सहायता से अधिकारी होते हैं इसके अंदर, संस्थाओं के माध्यम से समाज के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पुलिस। पुलिस का काम क्या है, पुलिस का काम है समाज के अंदर जो है कंट्रोल बना के रखना, समाज के अंदर अपराध को कम करके रखना। ठीक है, किसी भी अनैतिक चीज को कंट्रोल करके रखना, किसका काम है, पुलिस का। पुलिस को ये जिम्मेदारी किसने दी है, पुलिस को ये जिम्मेदारी दी है आपके संविधान ने। किसने दी है दोस्तों, संविधान ने। क्योंकि संविधान के अंदर जो है ये नियम लिखा गया है। क्या लिखा गया है दोस्तों, ये नियम लिखा गया है। तो पुलिस के लिए नियम कानून बनाए गए हैं। उसके बाद में अदालत, जुडिशरी, न्यायपालिका, सरकारी नियम, दंड, पुरस्कार। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर्मल। उदाहरण के तौर पर अगर आप लोग समझने का कोशिश करेंगे तो चोरी करने पर क्या होगा, जेल होगा। अगर कोई चोरी करता है तो पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे, जज के सामने प्रस्तुत करेंगे, जज केस को सुनेगा और सुनने के आधार पर वो ये तय करेगा कि इसको कितने महीने कितने सालों की सजा देनी है। तो सारी प्रक्रिया क्या है, लिखित है, संविधान के अंदर लिखित है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, औपचारिक बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कोई ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद जुर्माना लिखा गया है कि भाई अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, अगर आप किसी का एक्सीडेंट कर देते हैं, तो सब चीज लिखी गई है। इसी के विपरीत, इसी के ऑपोजिट जो सेकंड व्यवस्था है जिसको बोलते हैं अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। इसकी क्या परिभाषा होती है दोस्तों, यह समाज के परंपरागत नियमों, रीति रिवाजों, नैतिकता, सामाजिक अपेक्षाओं के माध्यम से होता है। ठीक है, अब जो अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण है, इनका भी काम एक तरह से समाज के अंदर नियंत्रण बना के रखना है, लेकिन इनकी बात को संविधान के अंदर नहीं लिखा गया है। इनके पास कोई कानून, इनके पास कोई अधिकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, संविधान में नहीं लिखा गया है, कोई अधिकार नहीं है इनके पास। क्या नहीं है दोस्तों, कोई अधिकार इनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी रीति रिवाज, परंपरागत नियमों से जो है चली आ रही है। उदाहरण के तौर पर परिवार, मित्र, समाज, ठीक है, निंदा, प्रशंसा। तो उदाहरण के तौर पर देखिए, माता पिता द्वारा बच्चों को अनुशासन सिखाना। अब वो अनुशासन किस लिए सिखा रहे हैं, ताकि बच्चा कल को बड़ा होकर के समाज के अंदर कोई गलत काम ना करे। ठीक है, समाज को जो है वो बुरे रास्तों पर ना ले जाए, तो वो पहले से उस पर क्या करने का कोशिश करते हैं, नियंत्रण करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, समाज में व्यवहार की सराहना या आलोचना, अगर कोई गलत काम करता है तो उसकी आलोचना होती है, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना होती है। ठीक है, तो ये भी अपने प्रकार से क्या है, यह हो गया आपका अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक नियंत्रण किसे कहते हैं और इसके प्रकार बताइए। तो उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोग को समझा पाया होऊंगा। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या बात कर रहा है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि भाई सामाजिक संस्थाएँ, सोशल इंस्टीट्यूशंस और उनके प्रकार। सामाजिक संस्थाएँ क्या होती हैं और उनके प्रकार बताने। ये भी 4 नंबर में आप लोगों से जो है पूछा जाएगा। सामाजिक संस्थाएँ और उनके प्रकार आप लोगों से जो है पूछे जाएँगे पेपर में। तो देखिए, सरल शब्दों में अगर समझने का प्रयास करें ना, तो सामाजिक संस्था का मतलब क्या होता है? सामाजिक संस्था समाज के स्थायी ढांचे को, यानी कि समाज का एक ढांचा है ना, उसको ठीक कायम रखने और सदस्यों के व्यवहार को व्यवस्थित करने का माध्यम है। एक तरह से इनका काम भी क्या है कि भई सोसाइटी को ठीक से मेंटेन करके रखना है, ठीक है? कोई किसी का शोषण ना करे, कोई किसी का जो है अधिकारों का हनन ना करे, ये कौन ध्यान रखता है? सामाजिक संस्था ध्यान रखती है, ठीक है? अब सामाजिक संस्थाएँ जो होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। जिस प्रकार से आपका सामाजिक नियंत्रण 2 प्रकार से हो रहा था, अनौपचारिक और औपचारिक, इसी प्रकार से सामाजिक संस्थाएँ भी 2 प्रकार की हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आती है आपकी अनौपचारिक, उसके बाद में आती है आपकी औपचारिक। अनौपचारिक सामाजिक संस्था के अंदर कौन-कौन आता है? तो ये आता है आपका सबसे पहले परिवार, फैमिली, उसके बाद में आता है आपका मैरिज और उसके बाद में आता है आपके रिश्तेदार, नातेदार जिसको बोला जाता है। तो ये हो गया आपके अनौपचारिक सामाजिक संस्था, ठीक है? फिर इसके बाद में आते हैं आपके औपचारिक। औपचारिक के अंदर आता है आपका कानून। क्या आता है दोस्तों? कानून, जिसके अंदर पुलिस, जुडिशरी, गवर्नमेंट और उसके बाद में आता है आपका शिक्षा, एजुकेशन, जिसके अंदर आपका आता है स्कूल। क्या आता है दोस्तों? इसके अंदर आता है आपका स्कूल, कॉलेज, ठीक है? यूनिवर्सिटी। तो ये 2 आपके जो होंगे सामाजिक संस्था, औपचारिक, अनौपचारिक, ध्यान रखना। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आप लोग इस पे जो है स्टार लगा लीजिए। जितने स्टार लगाओ उतने कम है क्योंकि ये लिटरली बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये 2000 पिछले साल का जो मिड टर्म का पेपर हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था। बस लैंग्वेज बदल दी थी लेकिन सवाल यही पूछा गया था। तो सवाल क्या है क्वेश्चन नंबर 8 कि भाई धर्म की विशेषताएँ क्या हैं? फीचर्स ऑफ रिलिजन, ठीक है? धर्म की क्या-क्या विशेषताएँ हैं? वैसे इतना भी टफ सवाल नहीं है, चाहो तो आप खुद से भी लिख सकते हो, लेकिन आप लोग को जो है बता देता हूँ मैं। सबसे पहली जो विशेषता है दोस्तों, आस्था और विश्वास, बिलीफ एंड फेथ। धर्म का काम क्या होता है? आप में से कई सारे बच्चे जो हैं, किसी न किसी धर्म से संबंधित होंगे। तो उस धर्म में जो है आपका धर्म में किसी उच्च शक्ति, ईश्वर या अलौकिक शक्ति में आपका विश्वास होगा। चाहे आप हिंदू होंगे, चाहे मुसलमान होंगे। आप किसी न किसी शक्ति में विश्वास रखते होंगे, किसी न किसी भगवान के अंदर आप क्या करते होंगे? विश्वास रखते होंगे, उसकी आप उपासना करते होंगे, उनका पूजा-पाठ करते होंगे। सेकंड चीज़ है नैतिकता और आचार। धर्म हमें क्या सिखाता है दोस्तों? नैतिकता सिखाता है और आचार-व्यवहार सिखाता है। मोरालिटी एंड एथिक्स। धर्म लोगों के व्यवहार और आचरण में नैतिक मूल्यों को बनाए रखता है। धर्म सिखाता है कि भाई इंसान को इंसान की तरह बिहेव करना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, प्यार-मोहब्बत करना चाहिए, प्रेम, सम्मान, ईर्ष्या को त्यागना चाहिए दोस्तों, ठीक है? उसके बाद में हर धर्म में अनुष्ठान और रीति-रिवाज होते हैं, रिचुअल्स एंड कस्टम्स होते हैं। चाहे आप कोई सा भी धर्म उठा के देख लो, चाहे आप इस्लाम उठा के देख लो, तो 5 वक़्त की रोज़े की नमाज़ आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? जुम्मे के दिन आपको नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। अगर उसके बाद में रोज़े रखने पड़ेंगे आप लोगों को, हदीस या कुरान आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से आप हिंदू धर्म में देख लो, नवरात्रों के वक़्त में आपको जिसकी इच्छा है वो व्रत रख सकता है। फिर जो उनकी पवित्र ग्रंथ वगैरह हैं, महाभारत, रामायण, गीता, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इनका करना पड़ेगा। धर्म के अंदर पूजा होती है, व्रत होते हैं, उत्सव होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से परंपरा को जारी रखा जाता है, ठीक है? सामाजिक संगठन, हर धर्म का अपना एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है। धर्म समाज में सामाजिक नियम और व्यवस्थाएँ बनाए रखता है। हर धर्म का अपना एक संगठन होता है, ठीक है? कोई सा भी धर्म हो। तो ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, धर्म की विशेषताएँ क्या है? फीचर्स ऑफ रिलिजन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग ध्यान से। अगला क्वेश्चन है भौतिक, मटेरियल और नॉन मटेरियल यानी अभौतिक संस्कृति में अंतर बताइए। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 से पूछा गया है सवाल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है कि भाई भौतिक और अभौतिक संस्कृति में क्या अंतर होता है, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं भौतिक यानी कि मटेरियल कल्चर।
तो सबसे पहले देखिए इसकी परिभाषा। यह वो संस्कृति है जो भौतिक वस्तुओं और उपकरणों में प्रकट होती है। भौतिक का मतलब होता है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। घर, मकान, तकनीक, रोड, ठीक है? भौतिक और दिखाई देने योग्य वस्तुएँ, जैसे कि घर, कपड़े, वाहन, मशीनें, ठीक है? तो ये भी क्या है, इसको क्या बोलते हैं? भौतिक संस्कृति बोलते हैं, जिसको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। तो इसी के विपरीत आता है आपका अभौतिक संस्कृति, नॉन मटेरियल कल्चर। यह वो संस्कृति है जो विचारों, विश्वास, मूल्य और परंपराओं में प्रकट होती है, जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस ज़रूर कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? अभौतिक। जैसे कि अमूर्त और दिखाई न देने वाले सिद्धांत, ठीक है दोस्तों? दिखाई न देने वाले सिद्धांत, जैसे कि दोस्तों, जैसे कि धर्म, नैतिकता, परंपराएँ, भाषा, संगीत। संगीत को आप देख सकते हो क्या? हैं? आप लोग संगीत को महसूस कर सकते हो। क्या आप भाषा को देख सकते हो क्या? भाषा को आप महसूस कर सकते हो अगर कोई बोलेगा आपके सामने, ठीक है? तो संस्कृति 2, भौतिक और अभौतिक। भौतिक का मतलब जिसको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, अभौतिक का जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, ठीक है? उम्मीद करता हूँ ये सवाल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या बोलता है दोस्तों? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। विवाह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैरिज, ठीक है? क्या बोल रहा है? टाइप्स ऑफ मैरिज। तो देखिए ध्यान से, विवाह के विभिन्न स्वरूप होते हैं। सबसे पहले होता है एक विवाह। क्या होता है दोस्तों? एक विवाह। इसके अंदर क्या होता है? यह विवाह एक व्यक्ति को एक समय में एक ही साथी रखने तक अनुमति देता है। यानी कि एक वक्त पे आप एक ही पुरुष या महिला से विवाह कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक विवाह बोलते हैं। उसके बाद में देखिए बहुविवाह। क्या होता है बहुविवाह? यह विवाह एक व्यक्ति को एक समय में एक से अधिक साथी रखने की अनुमति देता है। यानी कि आप एक ही समय में कई सारे पुरुष और पुरुष और महिलाओं से शादी कर सकते हैं। ठीक है? इसी के अंदर आता है एक सब कैटेगरी जिसको बोलते हैं बहुपत्नी विवाह। यानी एक पति की अनेक पत्नियां। आज से 50-60 साल पहले जब राजा महाराजाओं का समय होता था तो राजा महाराजा जो है कई सारी रानियां रखते थे। तो उसी को क्या बोलते हैं? बहुपत्नी विवाह। और यहाँ पर देखिए बहुपति विवाह, एक पत्नी की अनेक पति, यानी कि पत्नी केवल एक है लेकिन उसके पति जो है बहुत सारे हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों बहुपति विवाह बोलते हैं। ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल आप लोगों से पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि भाई समुदाय से आपका क्या मतलब है? ठीक है? कम्युनिटी से आपका क्या मतलब है? तो देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए। समुदाय वह सामाजिक समूह है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ स्थायी संपर्क में, परमानेंट कॉन्टैक्ट के अंदर रहते हैं, एक दूसरे का हालचाल लेते हैं, समानता, इक्वालिटी और परस्पर सहयोग के आधार पर रहते हैं। यानी कि समाज के अंदर इक्वालिटी होती है, उनकी सामान्य भूमि होती है, भाषा होती है, संस्कृति होती है, परंपरा, हित साझा करते हैं। ठीक है? आप एक कम्युनिटी के अंदर रहते हैं तो सब लोग जो है बेशक घरों के अंदर अलग-अलग भाषाएँ बोलते हों, अलग-अलग खान-पान रहता हो, लेकिन जब मिलते हैं तो एक भाषा के अंदर कम्युनिकेट करते हैं और एक ही जगह पे रहते हैं। ठीक है? और समाज के अंदर अमूमन समानता होती है। इसको क्या बोलते हैं? समुदाय बोलते हैं। तो याद रखिएगा समुदाय की परिभाषा आप लोगों से पूछी जा सकती है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भई अंतः समूह और बाह्य समूह में अंतर बताइए। क्या बताना है? अंतः समूह और बाह्य समूह में अंतर बताना आप लोगों को। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। ठीक है? ये सारे ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने इस पीपीटी के अंदर ऐड किए हैं। बस आप लोग को वीडियो को देखना है और नोट्स बनाने हैं और रिवीजन करना है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे अंत समूह। इसके अंदर क्या होता है? इसकी विशेषता होती है कि भाई हम भावना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हम भावना। संबंधों में निकटता होती है। आपस में एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, ख्याल रखते हैं। ठीक है? प्यार मोहब्बत बहुत होता है। समूह के सदस्यों के प्रति त्याग और सहानुभूति की भावना होती है। ठीक है? सुख दुख की आंतरिक भावना होती है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका परिवार। क्या है दोस्तों? परिवार। ठीक है? अंत समूह का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है परिवार। परिवार के अंदर ही क्या होता है? हम भावना पाई जाती है। माता पिता हैं तो वो अपने लिए नहीं सोचते, अपने बच्चों के लिए भी सोचते हैं। संबंधों में निकटता, एक दूसरे का हालचाल लेते हैं। घर का एक सदस्य बीमार पड़ जाता है तो ऐसा लगता है कि पूरा पूरा परिवार बीमार पड़ गया है। सब उसकी खातिरदारी में लग जाते हैं। समूह के सदस्यों के प्रति त्याग और सहानुभूति की भावना देखी जाती है। ठीक है?
सदस्य जो होते हैं एक दूसरे के प्रति त्याग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के घर में अगर आपको कोई भाई या बहन है तो कई बार माता पिता के पास जो है केवल एक ही बच्चे को खिलौना, कपड़े या कोई भी चीज दिलाने के पैसे होते हैं, लेकिन बच्चा कई बार सेक्रीफाइस कर देता है अपने बड़े भाई या बड़ी बहन के लिए कि दीदी तुम ले लो खिलौना, तुम ले लो, तुम कपड़े पहन लो। तो क्या होता है दोस्तों, सहानुभूति होती है और सुख दुख की आंतरिक भावना होती है। सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अंत समूह बोलते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है परिवार। ठीक है। इसी के विपरीत में बाह्य समूह, हम भावना का अभाव रहता है, संबंधों में दूरी रहती है, त्याग और सहानुभूति का औपचारिक ढोंग होता है, बस दिखावा होता है। जैसे आपके रिश्तेदार वगैरह हो गए, है ना, वो ऐसा दिखाएंगे कि भाई सबसे करीबी वही है, लेकिन जब मुसीबत पड़ती है आप लोगों पे तो कोई नहीं नजर आता है। ठीक है। तो बाह्य समूह में आप लोग याद रखिएगा, गेस्ट। क्या याद रखोगे दोस्तों, गेस्ट, रिश्तेदार। सुख दुख का बाहरी रूप होता है, दिखावा होता है बस। ठीक है। तो ये सवाल भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिहाज से, अंत समूह और बाह्य समूह के अंदर। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल जो है ये आप लोगों से 1 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है कि भाई मात्र सत्ता क्या है, व्हाट इज मेट्रियार्की। ठीक है। तो शब्द को देखिए, मात्र यानी कि माता, माता की सत्ता। किसकी सत्ता दोस्तों, माता की सत्ता। कई बार अगर आप लोग को सवाल समझ में ना आए ना तो आप लोग सवाल को बाइफरकेट कीजिए, सवाल को तोड़िए, तो अपने आप जो है एक सेंस, एक मीनिंग बनता है। तो देखिए, वह सामाजिक व्यवस्था जिसमें परिवार, समाज या समुदाय में महिलाओं की प्रधानता होती है, जिसके अंदर महिलाएं जो होती है बहुत प्रमुख होती हैं, डोमिनेंस के अंदर होती है, पावर की पोजीशन में होती हैं। इसमें महिलाओं का नेतृत्व होता है, निर्णय लेने की शक्ति होती है, डिसीजन मेकिंग की पावर होती है, प्रॉपर्टी पर राइट होता है। इसी को क्या बोलते हैं, मातृ सत्ता बोलते हैं। और इसी का उल्टा हो जाएगा पितृसत्ता, जिसके अंदर ये तमाम चीजें किसके पास होती हैं, पिता के पास होती हैं। पावर हो, पैसा हो, डिसीजन मेकिंग पावर हो, ये तमाम चीजें किसके पास होंगी, पुरुष के पास, तो उसको क्या बोलेंगे, पितृसत्ता। और महिलाओं के पास होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मातृसत्ता बोलेंगे। तो आप लोग जो है इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों से, ये तो बड़ा बेसिक से सवाल है। आप लोग के एग्जाम में कई सारे सवाल ऐसे आएंगे जो सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग होंगे। अगर आप लोगों ने सवाल को अच्छी तरह से समझ लिया तो आप लोग उसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। बहुत जैसे ये वाला सवाल है, समाज की विशेषता, इसको मुझे लगता है हर बच्चा आसानी से कर सकता है। उसने अपने समाज के अंदर कई सारी विशेषताएं देखी होंगी, तो इस सवाल को जो है बना करके भी लिख सकता है। ठीक है। तो देखिए, फीचर्स ऑफ सोसाइटी, तो सोसाइटी के क्या फीचर्स होते हैं दोस्तों। ठीक है। सदस्यों का समूह होता है दोस्तों, यानी समाज विभिन्न लोगों का एक समूह है जो आपस में संपर्क संबंध में रहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट, स्थायी संपर्क, समाज के सदस्य के बीच निरंतर संवाद और संपर्क होता है। उसके बाद में देखिए, साझा क्षेत्र या निवास, समाज के लोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है। अगला देखिए, उसके बाद में सामाजिक संगठन, यानी समाज में नियम, मानदंड और सामाजिक संरचना मौजूद होती है। आप लोग इसके अंदर और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो कि समाज के अंदर अलग अलग भाषा बोली जाती है, समाज के अंदर, समाज कई सारे भागों में बटा होता है। ठीक है। अमीर समाज, गरीब समाज, इस तरीके से भी आप लोग जो है समाज की विशेषताएं खुद से भी बना के बता सकते हो। अगला देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो है, आखिरी सवाल है। हाँ, ये लास्ट सवाल है। तो आप लोगों से जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा कि भाई औपनिवेशवाद किसे बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। ठीक है, ऐसा शब्द है, कॉलोनियलिज्म। उपनिवेशवाद किसे बोला जाता है, तो इसकी परिभाषा क्या है। औपनिवेशवाद वह प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक देश औपनिवेशिक शक्ति किसी अन्य देश या क्षेत्र को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ध्यान रखिएगा, यानी कि एक ऐसा देश जो औपनिवेशिक शक्ति के लिए, जिसके अंदर आता है राजनीतिक पावर के लिए, आर्थिक पावर के लिए और सामाजिक पावर के लिए, क्या करता है दोस्तों, नियंत्रित और शासित करता है। ठीक है। इसके अंतर्गत मूल देश की जनता और संसाधनों का उपयोग औपनिवेशिक शक्ति अपने लाभ के लिए करता है। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल दो आप लोगों का, ईस्ट इंडिया
कंपनी। सबने नाम सुना है? या जिसको बोलते हैं ब्रिटिश राज। क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्रिटिश राज। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश राज। ये 1601 के अंदर 1600 के आसपास में ईस्ट इंडियन कंपनी के नाम पे भारत के अंदर आते हैं। ठीक है? इसको भेजता कौन है? ब्रिटिश जो सरकार होती है, जो ब्रिटिश की राजकुमारी होती है एलिजाबेथ, वो भेजती है। ये लोग भारत किस लिए आते हैं? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से हमको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि भारत के पास बहुत सारे संसाधन थे। क्या थे दोस्तों? बहुत सारे संसाधन थे। हमारे पास खूब सारा धन था, खेत थे खूब सारी फसलों के लिए, चाय था दोस्तों, वो तमाम चीजें थी जो यूरोप के अंदर उगा पाना मुश्किल था। तो भारत के अंदर ये लोग आते हैं, कंपनी बनाते हैं, फिर यहाँ पर धीरे-धीरे करके जो है कंट्रोल करने लग जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लासी का युद्ध लड़ते हैं ये लोग, ठीक है? उसके बाद में बक्सर का युद्ध लड़ते हैं। उसके बाद में धीरे-धीरे करके यहाँ के राजा-महाराजाओं को हराने लग जाते हैं। फिर फाइनली हमारे ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? उपनिवेशवाद, जो केवल अपने लाभ के लिए दूसरे देश को क्या बना लेते हैं दोस्तों? दूसरे देश को क्या बना लेते हैं? गुलाम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? गुलाम। और संसाधनों का खूब सारा दोहन करते हैं। संसाधनों का क्या करते हैं दोस्तों? दोहन। क्या करते हैं? दोहन। अपने प्रॉफिट के लिए। क्या करते हैं? अपने प्रॉफिट के लिए। उसको क्या बोलते हैं? उपनिवेशवाद बोलते हैं। अंग्रेज क्या करते थे? यहाँ से खूब सारा धन, खूब सारा सोना, खूब सारे अनाज यहाँ से ले जाकर के इंग्लैंड के अंदर बेचते थे, अपने आप को मजबूत करते थे। तो उपनिवेशवाद का मतलब यही होता है कि ठीक है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पहलू को ध्यान में रखते हुए जब वो मूल देश की जनता को क्या करते हैं? संसाधनों का उपयोग करते हैं और औपनिवेशिक शक्ति अपने लाभ के लिए करते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं? उपनिवेशवाद बोलते हैं। तो ये था दोस्तों आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो आप लोग के एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सारे सवाल थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मैं समझा पाने में सफल रहा होऊँगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, रिवीजन कीजिए, ताकि आप लोग के मार्क्स अच्छे आएँ एग्जाम के अंदर। अगर आप लोग का कोई क्वेरी वगैरह है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग उसको रिज़ॉल्व करेंगे। तो ये आप लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, एन्जॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों।